अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट टाइम लॉन्ग केस लुकीमिया का कर दिया था और मैंने आपको चारों लुकीमियाज बहुत तफसील से हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज ना हम फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं एमसीक्यूज़। तो मैं एमसीक्यू जो है 69 हम कर चुके थे, तो 70 है ये, ठीक है। और मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से लिया है, ये December 5, 2023 का है, ठीक है। तो अच्छा, मैं शुक्रिया भी अदा कर दूं, किसी ने बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा कमेंट लिखा था लुकीमिया का जो लॉन्ग केस था उसके बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना मैं खुश हो जाती हूँ। और आप लोग जो है ना बस लिखते ही नहीं हैं, इतने कम लोग मुझे लिखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, ठीक है, ज़रूर। अच्छा, इसमें ना उन्होंने पूछा है, अ 50-year-old woman with Sjogren's syndrome presents for evaluation of an elevated alkaline phosphatase level. The only medication she uses is lubricant ointment for her eyes. She denies abdominal pain, nausea, vomiting or weight loss. On examination, her abdomen is soft, non-tender and non-distended with no hepatosplenomegaly. Skin examination reveals no rashes. Repeated laboratory tests reveal the following results. Alkaline phosphatase is 185 unit per liter और ये 30 से 120 नॉर्मल होता है। अल्कलाइन एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज 33, तो ये नॉर्मल है। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज 31 है, ये भी ठीक है। टोटल ब्यूरिबिन जो है वो 0.8 है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका एलिवेटेड है 185, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा। लेकिन ये कि आपको इसके ऊपर अगर इतना भी आ रहा है तो आपको ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फ्रैक्शनेशन ऑफ द अल्कलाइन फॉस्फेटेज कंफर्म्स इट टू बी ऑफ हेपेटोबिलियरी ओरिजिन एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रिवील्स नो बिलियरी एबनॉर्मेलिटीज. Which of the following tests, if any, is most appropriate to evaluate this patient? पहले हम एक नज़र डाल लें, इसमें क्या बताया उन्होंने। 50-year-old वुमेन है, शोगरन सिंड्रोम है उसको, और सिर्फ किस चीज़ से प्रेजेंट करा है उसने, उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज से रेज्ड आया, ठीक है। और जो वो चीज़ मेडिकेशन ले रही है उसमें लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट है आई के लिए, क्योंकि ड्राई हो रही थी शोगरन सिंड्रोम की वजह से, और कोई ना उसको एब्डोमिनल पेन है, ना नोजिया है, ना वॉमिटिंग है, ना वेट लॉस है। एग्जामिनेशन में भी उसके कोई पैटर्न स्प्लीनोमेगैली टेंडरनेस वगैरह कुछ नहीं है। स्किन एग्जामिनेशन भी उसका नॉर्मल है, ठीक है। अब इन्होंने जो टेस्ट किए हैं एलएफटीज नॉर्मल हैं, सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो है ना वो हेपेटिक ओरिजिन का ही है वो, यानी कि बोन वाला नहीं है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कौन सा अप्रोप्रिएट आप कराएंगे टेस्ट कि उससे पेशेंट की एवाल्यूएशन हो। ए है उसका टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी टेस्ट। फिर है बी एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी टेस्ट। सी है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी टेस्ट। डी है नो फर्दर एवाल्यूएशन। ई है हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन टेस्ट। अब एक एक करके हम इसे देख लेते हैं कि जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है, अच्छा इसका सही जवाब जो है ना आप लोग को आ ही गया होगा कि ना इसका है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, ठीक है। यानी जो बिलियरी सिरोसिस अब उसे नहीं कहते, अब उसे कहते हैं बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो उसके लिए आप देखेंगे उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होता है ना, तो इसका सही जवाब एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी है। और की लर्निंग पॉइंट उन्होंने बताया था, एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस प्रीवियसली रेफर्ड टू एज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इज एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये अब इसका नाम चेंज हो गया है और ये प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस अब इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी, अब ये तो सीलियक डिजीज़ में पॉजिटिव आती है ना, लेकिन ये कि आप
मतलब इससे डायग्नोसिस में तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है वो भी ऑटो इम्यून है, और ये जो है ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसकी एसोसिएशन है। तो आप फिर देखने के लिए उसको बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस या एवालुएशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो ये गलत जवाब है। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी जो है ना वो पॉजिटिव आती है किस में, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में। ठीक है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में फिर आप ये कराते हैं और उसमें ANA फिर करवाएंगे। ANA पॉजिटिव है तो फर्स्ट टाइप 1 जो है वो होगा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। फिर टाइप 2 में ANA पॉजिटिव नहीं होता तो anti-LKM1 आप करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। नो फर्दर एवालुएशन तो बिल्कुल ही सही नहीं है। हेपेटाइटिस B वायरस सरफेस एंटीजन, वो क्यों नहीं? अब करा के तो बेशक आप देख ही लेंगे, लेकिन ये कि जब भी हेपेटाइटिस B और C वायरस का होगा हेपेटाइटिस क्रॉनिक, तो उसमें कभी भी जो SGPT और SGOT वो तो आपके जो है ना रेज्ड ही आएंगे, तो इसमें तो नॉर्मल है। बहरहाल हो सकता है कि वो ना भी आए, लेकिन ये कि ज़्यादा लाइकली जो है इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़, क्योंकि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जो होती है ना वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में 95% पॉजिटिव होती है। ठीक है, और उसमें पोर्टल इन्फ्लेमेशन होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट होती हैं। सही है, और मतलब वुमेन होती हैं, मिडिल एज्ड वुमेन होती है 95% इस डिज़ीज़ में। और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। और हम क्यों करा लेंगे, शोगरन सिंड्रोम जो है ना, अब इसको शोगरन सिंड्रोम था, तो शोगरन सिंड्रोम या तो प्राइमरी होता है अगर किसी वो डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, लेकिन अगर एसोसिएटेड है तो फिर हम उसको कहते हैं सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम। तो वो आपको किस किस में मिल सकता है? वो जो है वो आपको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में मिल सकता है। ठीक है, और जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल सकता है। इसी तरह इसके साथ एसोसिएशन होती है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में, तो इसलिए आप ये वाली कराएंगे। ठीक है, वैसे जब अल्कलाइन फॉस्फेटेज अभी इसका इतना बड़ा हुआ नहीं है ना, 185 आया, 120 इसकी अपर लिमिट है। तो अब जब ये ज़्यादा होने लगता है ना कोलिस्टेसिस की वजह से, फिर जो है वो इचिंग शुरू हो जाती है। तो इसको अभी कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब जितना बढ़ता जाएगा तो फिर ये कोलिस्टेसिस के सिम्टम्स फिर होने लगेंगे। और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के जो है ना वो उनको बहुत एक्सट्रीम फटीग होती है और प्लूराइटिस इसके साथ वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज पहले बढ़ा हुआ आ जाता है, उस वक्त तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो इसलिए ना फिर अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है उसकी, सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बढ़े हुए होने की वजह से। अच्छा, इसमें आप वो क्यों नहीं करा रहे, मतलब आप ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में ये है कि भाई वो उसकी पिक्चर हेपेटाइटिस लाइक होगी ना, तो उसमें SGPT SGOT ये सब रेज्ड आएंगे। ठीक है, मतलब एंटीमाइटो मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज के अलावा भी। ठीक है, इसलिए तो हेपेटाइटिस लाइक होता है, कोलिस्टेसिस इसमें इतना नहीं होता। ठीक है, वो टिश्यू TTG है तो वो मैंने बता दिया आपको, सीलिएक डिजीज़ में होता है उसका। अच्छा, एक ना मुझे बहुत अच्छा सा ये चार्ट मिल गया, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। अब अगर ना आपको सिर्फ आपने लिवर फंक्शन कराया और सिर्फ जो है एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिल रहा है, बाकी SGPT भी सही है, SGOT भी सही है, ब्लूरिबिन सब कुछ सही है। ठीक है, तो आप क्या करें उसमें ना, आपको सिर्फ अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप फिर करवाएंगे कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम अगर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है,
अगर इंक्रीज आ रहा है तो आप पैराथायरॉयड हार्मोन चेक कराएं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज आ रहा है तो डायग्नोसिस हो गया आपकी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर आपने पीटीएच कराया और वो नॉर्मल आ गया, ठीक है, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ था और कैल्शियम इंक्रीज था, लेकिन पीटीएच नॉर्मल आ गया, तो बोन मेटास्टेसिस होगी फिर, ठीक है। अब कैल्शियम की दूसरी सूरत क्या है कि वो डिक्रीज़ आ गया। इसमें इंक्रीज़ आया था तो आपने पीटीएच कराया, अगर डिक्रीज़ आ गया तो आप फॉस्फेट करा के देखें उसके साथ, कैल्शियम के साथ। फॉस्फेट जो है अगर डिक्रीज़ आ रहे हैं, कैल्शियम भी डिक्रीज़ है, फॉस्फेट भी डिक्रीज़ आ रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकते हैं, फैनकॉनी सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर फॉस्फेट इंक्रीज़ आ गया तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि रीनल डिजीज़ है उसको। ज़ाहिर है रीनल डिजीज़ है तो फॉस्फेट भी बाहर नहीं निकल सक रहा और कैल्शियम भी नहीं एक्टिवेट होकर विटामिन डी उसको कर सक रहा है एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो दो सूरतें ये हो गई कि इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, हमने डिस्कस कर लिया। अब आ गया कैल्शियम नॉर्मल, तो आपने लिवर फंक्शन टेस्ट तफसीली आप करा लें, ठीक है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और ये दूसरे सारे के सारे आपको एबनॉर्मल मिल रहे हैं तो फिर लिवर डिजीज़ होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा या फिर लिवर मेटास्टेसिस होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो भी होगा। अभी मैं आपको एक बताती हूँ, एक मैंने जो पेशेंट देखा था, ठीक है। तो लिवर डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लिवर मेटास्टेसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कभी ना भूलें भाई, बस उसी में लगे रहेंगे क्या हम? उसमें सारी चीज़ें एबनॉर्मल आ सकती हैं, यानी एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज पेशेंट प्रेजेंट भी कर सकते हैं इचिंग के साथ, ठीक है, और प्राइमरी लिवर डिजीज़ उसको नहीं हो। फिर अगर आपने लिवर फंक्शन पूरे करवाए और वो नॉर्मल आ गए तो क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी में भी हो सकता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज, या फिर सेप्सिस हो अगर पेशेंट को, या फिर पेजर्स डिजीज़ हो, या फिर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो पेशेंट को, या फिर गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, या लिवर मेटास्टेसिस या बोन मेटास्टेसिस। अब ये तो इतना ज़बरदस्त है ना ये चार्ट, में तो अचरज कर रही हूँ उसको देख के, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कर लें। अब अच्छा मैं आपको बताती हूँ, पेशेंट है 92 ईयर ओल्ड लेडी, ठीक है, और उसको बहुत मतलब 25-30 साल से उसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ थी, यानी कि एंजाइना होता था और जो है हाइपरटेंशन था, ठीक है। बाकी वो और कुछ नहीं था, लेकिन जो है ओल्ड एज की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रखा हुआ था उसको, उसकी कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, ठीक है। अब वो पेशेंट ठीक थी। अब उसको एक दफ़ा उसकी पास्ट हिस्ट्री ये थी, वो ना बीटा ब्लॉकर ले रही थी हाइपरटेंशन और एंजाइना के लिए दूसरी दवाइयों के अलावा। तो उसको फिर ये हुआ कि एक दिन उसने ये हिस्ट्री दी कि वो बिल्कुल बैठे बैठे वो गिर गई बहुत ज़ोर से, बिल्कुल अनकॉन्शियस, और लेस देन अ मिनट उसको होश आ गया और जो है ना वो बहुत बड़ा सा बम्प हो गया। और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन कराई मैंने, यानी कि एमआरआई कराया, कैरोटिड डॉपलर और ये, और वो जब ईसीजी किया तो उसमें ब्रेडिकार्डिया है, यानी कि सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया हो गया था और वो एटिनोलॉल ले रही थी। तो फिर उसको बंद किया। बीटा ब्लॉकर तो ज़ाहिर है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही हो गया, तो उसको इस तरह के एपिसोड हो चुके थे। अब क्या हुआ, उसकी 2.5 महीने पहले उसको जो है ना सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो गया, उसके साथ उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में चली गई वो। तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको ना सजेस्ट किया कि आप पेस मेकर लगा लें। पेस मेकर लग गया उसको, सही है। पेस मेकर लगने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मुझे बताई थी ना, किसी ने उसको ऑस्कल्टेट किया ना कुछ किया, बस जी पेस मेकर सेंसर लगा के वो देखते रहे पेस मेकर सही काम कर रहा है और ये और वो है। और पेशेंट को नी ब्रेथलेसनेस, यानी कि जब वो बाथरूम जाए थी तो ब्रेथलेसनेस हो रही है, कुछ हो रहा है, ट्रैप्स कुछ नहीं देखे। और मेरे पास आई, मैंने जब देखा तो उसके बायलैटरल उसको इचिंग शुरू हो गई, पहले से थी उसको इचिंग, ठीक है। जब वो पेस मेकर के लिए एडमिट हुई थी उससे पहले से उसको इचिंग थी बहुत ज़्यादा।
यानी कि हाथों में, पैरों के अलावा, पैरों में भी थी लेकिन ये कि ट्रंक में और दोनों आर्म्स में बहुत स्क्रैच कर करके। लेकिन डॉक्टर एग्जामिन कहाँ करते हैं भाई, उनको कार्डियोलॉजिस्टों को भला क्या उससे इंटरेस्ट, किसको ये क्या हो रहा है, उनको तो पेस मेकर से इंटरेस्ट है, बस पेस मेकर लगा दो। पेस मेकर के साथ पूरा बंदा और उसकी रूह जुड़ी हुई है भाई, उसको भी तो देख लो। नहीं, किसी ने भी उसको ऑस्कल्टेट नहीं किया। अच्छा, वो और बहुत बड़ा अस्पताल जो है ना कराची का, उसकी बात कर रही हूँ मैं। फिर उसको जब LFT कराए तो उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना वो आया रेस्ड, यानी इसका कितना था, 200 था। और उसका SGPT SGOT भी 100 से नीचे थे दोनों, लेकिन ये कि बढ़े हुए थे। ब्लू रिबन उसका बिल्कुल सही था। अब जब मैंने एग्जामिन किया तो उसको क्रैप्स थे, और चूंकि वो चल ही नहीं रही थी जब से पेस मेकर लगा था, तो वो बिस्तरी पे लेटी हुई थी, तो ब्रेथलेसनेस का वो क्या बताएगी उस वक्त। इतने आपको मैं ये बता रही हूँ कि ना उसकी ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री थी, ना उसकी PND की हिस्ट्री थी, ना मुझे कोई JVP उसका इस तरह नज़र आया था। मैंने कहा हो सकता है इन्फेक्टिव उसके हों क्रैप्स। तो मैंने एक्सरे जब कराया, ओ माय गॉड, उसको एक्सरे में कार्डियोमेगाली सिग्निफिकेंट बायलैटरल इफ्यूजन और साथ पेस मेकर लगा हुआ। और फिर उसके बाद जो है ना, यानी मैंने BNP कराया, बी टाइप नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड बहुत एलिवेटेड आया, यानी कि कार्डियक फेलियर उसको हुआ था। अच्छा, और क्या था, डायग्नोसिस बन गई उसकी कार्डियक फेलियर, सही है। लेकिन इतना मुझे डर लग रहा था कि इस पेशेंट को ये प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस ही ना हो रहा, क्योंकि इचिंग इतनी हो रही है और ये सब हो रहा है। तो मैंने ANA और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी और सब कुछ कराया, तो वो सब नेगेटिव आ गया शुक्र। उसके बाद उसको मैंने लेसिक्स दिया और जो है ना वो दिया, स्पाइरोलैक्टोन दिया और जेस्ट्रिल। और 10 दिन में आप यकीन करें वो पेशेंट, उसके ना ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे थे ये सब अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जो सही हुई है, माय गॉड, सारे उसके नॉर्मल होने लगे। लिवर फंक्शन, कैन यू इमेजिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज सही हो गया 1 हफ्ते के बाद। यानी कि मैंने कहा जिस दिन से शुरू कराया ना, उस दिन से मैं 1 हफ्ते के बाद मैंने कहा करा के लाएं नॉर्मल। पेशेंट उठ के बैठ गई, फिर मैंने कहा कहीं DVT ना हो जाए, उसको चलवाना शुरू कर दें। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि माय गॉड, कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आप ना भूलें, कभी ना भूलें। आप करना है, आपका फ़र्ज़ है कि आपने एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी और सब कुछ कराया, लेकिन आप देखें कि उसकी वजह से मुझे तो मेरी आंखें खुल गई कि हम लोग जब तक केस ना देखें ना, तो हमें ये समझ में नहीं आता। हम सिर्फ समझेंगे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा, नहीं भाई, सब कुछ बढ़ जाएगा। क्योंकि अच्छा, मैंने उसका फिर अल्ट्रासाउंड भी कराया। मैंने जो इंटरवेंशनल कार्डियो वो हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनसे मैंने कहा कि ज़रा इंफीरियर वेना कैवा का साइज़ देख लें आप, वो डायलेटेड तो नहीं है इंफीरियर वेना कैवा। तो उन्होंने कहा डायलेटेड तो नहीं थी वो, लेकिन इनकम्प्रेसिबल थी वो, यानी कि इतना उसके ऊपर, सारी बात है राइट हार्ट से जब सारा कुछ वापस लेफ़्ट एट्रियम से राइट हार्ट में लंग्स में और फिर उसके थ्रू राइट साइड ऑफ हार्ट में आ रहा है, तो फेलियर हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लंग के भी अपेक्स देखे, तो उसमें कर्ली बी लाइंस और लोअर में भी थी, यानी पल्मोनरी एडिमा। हालांकि उसको हमने शुरू करा दिया, तो उस वक्त लेसिस देना शुरू कर दिया था। तो और लिवर बिल्कुल सही था, कोई बिलियरी डायलिटेशन इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक कुछ भी नहीं थी। तो आप सोचें, और हम कभी ना सोचें, हम तो बस उसी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, उसके पास भागते फिरें और जो है वो ये हो। और मतलब मुझे ये है शिकायत कि अब इतनी प्रोटोकॉल्स हो गई हैं, मतलब ये है तो ये कर लो, वो है तो वो कर लो, फलाना है तो ढिमका कर लो। मतलब एक बंदा भी तो जुड़ा हुआ है उन सब चीज़ों के साथ, उसको भी तो देख लो, उसको भी तो टूटी लगा के चेक कर लो उसका सीना, उसका भी तो हाथ पकड़ के उसकी पल्स देख लो। भाई कोई कुछ नहीं करता। जो कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो सिर्फ ECG देख के और बस हाँ ये भाई अब
इनकी एंजियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी हो गई, बस ने स्टेंट डलेंगे, स्टेंट डल गए। फिर उसके बाद बाकी क्या हो रहा है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो रही है तो डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा दो, वो हो रहा है तो उसको दिखा दो, भूख नहीं लग रही। हाँ, मेन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मेन चीज़ पता है उस पेशेंट की क्या थी? भूख नहीं लग रही थी, भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल वो कुछ नहीं खा रही थी, उसको नौजिया होता था, और अगर ज़बरदस्ती करो कि भाई ये खा लें तो उल्टी हो जाती थी, उल्टी में फ्रॉथी वाइट थोड़ी सी उल्टी, सही है। तो आप ये देखें, फ्रॉथी वाइट स्पूटम लाइक उल्टी जो है ना, वो पल्मोनरी एडीमा में होती है। और हम लोग ना सिम्टम्स की तरफ तवज्जो नहीं देते। खुदा का वास्ता देखें, सिम्टम कोई बिला वजह नहीं हो रहा होता, हर सिम्टम की एक वजह है। और आप उसकी वो देखें, उसको क्या होता था, यानी आप खुद सोचें। अच्छा, उसका जो है ना, वो जो था एकोकार्डियोग्राम इतना एबनॉर्मल था, हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट ने कराया था उसको पेसमेकर लगाने से पहले, और उन्होंने, पेशेंट बता रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, बुढ़ापे में तो सबको हो जाता है, ये हो जाता है। और उसका एट्रियम लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन थी, रिकजिटेशन, मतलब जो उन्होंने कहा ओल्ड एज में होने लगती है, तो लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन मिल रही है आपको, इतना बड़ा हार्ट मिल रहा है, लेकिन एजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना उसका प्रिजर्व था, यानी कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, ये था उसको। तो फिर जब ये लिवर फंक्शन टेस्ट उसके सही हो गए तो उसकी भूख भी सही हो गई, उसको भूख लगने लगी, नौजिया वोजिया सब ख़त्म हो गया। हालांकि उसो डिऑक्सीकोलिक एसिड मैंने शुरू करा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत प्राइमरी बिलियरी जो है ना कोलेंजाइटिस का बड़ा ख़तरा था उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ सही हो गया, रिवर्स। तो आप कभी, मेरे लिए तो एक सबक है कि कभी आप हार्ट फेलियर ना भूलें। हार्ट फेलियर यानी ना उसको ऑर्थोपनिया हो रहा है, ना उसको पीएनडी हो रहा है, ना वो कोई उसकी हिस्ट्री दे रही है ब्रेथलेसनेस की, लेकिन ये कि हाँ, ये वो कह रही थी कि बाथरूम जाती है और बहुत सांस फूल जाता है एक आध दफ़ा, और इतनी मतलब वो अब खुद चल रही है, फिर रही है, अपने मतलब काम जो भी थे वो कर रही है, सोचा आप। तो मेरे लिए सबक है, तो मैं सबक आपको फिर दे रही हूँ आप लोग भी याद रखें, और हमेशा याद रखें कि हर चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, उसके साथ पूरा एक बंदा जुड़ा हुआ है, पूरी उसका जिस्म और उसकी रूह है, उसको आप सही करें ना। एक बस कुछ डाल के आप बैठ जाएंगे, पेसमेकर या स्टेंट, बस, और पेशेंट को देखना ही नहीं है। चलो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। ओके, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।